आज हम लोग एक महत्वपूर्ण थ्योरीज की चर्चा करने वाले हैं जो कि वैज्ञानिक जगत में एक महत्वपूर्ण थ्योरी के रूप में जाना जाता है। अगर हम प्रतियोगी छात्रों की बात करें तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में माना जाता है और वास्तव में ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड फैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, अर्थात महाविस्फोट के सिद्धांत। तो जो बिग बैंग सिद्धांत है, जो महाविस्फोट का सिद्धांत है, अगर हम इस सिद्धांत के शुरुआत के श्रेय की बात करें तो सबसे पहले एक बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेर। तो बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेंटेर ने 1966 में बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, लेकिन उनके इस प्रयास को सही मायने में वास्तविकता के धरातल पर पहुंचाने का काम जिस वैज्ञानिक ने किया उसका नाम था रॉबर्ट बैगोनर। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट बैगोनर। अर्थात जॉर्ज लेमेंटेर के सिद्धांत को परिपक्व रूप में कहने का मतलब प्रस्तुत करने का प्रयास जिसने किया वो था रॉबर्ट बैगोनर। और उस समय जो समय था वो था 1967। लेमेंटेर ने 1966 में अपनी बात को रखा था, उनकी बात को प्रमाणिक रूप में, उनकी बात को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया 1967 में रॉबर्ट बैगोनर ने। और तब से इस बिग बैंग थ्योरी को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, क्या कहा गया? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन मूल स्वरूप बिग बैंग थ्योरी के रूप में था, इसलिए इस रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, अब बात करते हैं कि वो लोग इस सिद्धांत में किस चीज की चर्चा करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमारा जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण एक बड़े विस्फोट के रूप में हुआ है। इसके रूप में, बड़े विस्फोट के रूप में। क्यों? क्योंकि अगर हम एक सामान्य अवस्था, जब हम लोग एक नया टॉपिक की चर्चा करेंगे बाद में, तारे और उनका जीवन चक्र, तो उसमें हम ब्लैक होल की घटना की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में आपको मिलेगा ब्लैक होल का बहुत विशद और बहुत अच्छे से चर्चा उसमें करेंगे हम लोग। तो ब्लैक होल की स्थिति होती है हमारे ब्रह्मांड में, अर्थात एक बहुत ही सघन पिंड होता है। एक क्या होता है? एक बहुत ही सघन पिंड होता है। तो और वो किसके रूप में? एक बिंदु के रूप में होता है। तो विस्फोट से पहले लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हमारा जो ब्रह्मांड था, इसके समस्त जितने भी तत्व थे वो एक सघन बिंदु पर केंद्रित थे, जो पहले फिगर में दिखाया गया। ध्यान रखिएगा, ये 6 चरणों के माध्यम से हम महाविस्फोट थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले फिगर में समझाया गया है कि किस तरह से ब्रह्मांड का समस्त तत्व, इसमें किसी न स्टार को अलग दिखाया गया है, न गैलेक्सी को अलग दिखाया गया है, न ग्रहों को अलग दिखाया गया है। सीधे एक संपूर्ण कह सकते हैं एक अवस्था दिखाई गई जिसमें एक बिंदु यहाँ दिखाया गया है। तो ये ब्रह्मांड और उसके समस्त तत्व एक सघन बिंदु पर केंद्रित थे, याद रखिएगा। और ये घटना कब है? 15 अरब वर्ष पूर्व की है। अब इस समय चल क्या रहा था उस सघन बिंदु पर? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही थी। क्या चल रही थी? इस सघन बिंदु पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही थी। नाभिकीय संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के तहत भी तो ऊर्जा का जन्म होता है। तो जिसके कारण इस सघन बिंदु पर लगातार तापमान बढ़ता चल रहा है। ठीक, इस सघन बिंदु क्या हो गया? एक सघन तापमान के बिंदु के रूप में कन्वर्ट हो गया, जबकि आयतन अत्यधिक कम था। इस ब्रह्मांड का आयतन अत्यधिक कम था और ये संपूर्ण एक सघन और तप्त बिंदु पर पूरी तरह से केंद्रित था। ठीक, पहली बात समझ आ गई कि पहली घटना क्या है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक सघन बिंदु पर केंद्रित था, इसको सघन पिंड की अवस्था कहते हैं। इसमें नाभिकीय संलयन हो रहा था और नाभिकीय संलयन लंबे समय तक चलने के पश्चात अत्यधिक ऊर्जा का जन्म हुआ, जिसकी वजह से दूसरी स्थिति हमारे सामने निकल कर आती है। ठीक, तो नाभिकीय संलयन के बाद दूसरी घटना न्यूक्लियर फिजन की होती है। किसकी? न्यूक्लियर फिजन, अर्थात नाभिकीय विखंडन। आप यहाँ देख रहे होंगे सेंटर से चीजें बाहर की तरफ जा रही, अर्थात बिखराव की अवस्था। ठीक, तो दूसरी अवस्था, जब ये नाभिकीय संलयन बहुत ज्यादा हो गया तो ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी अधिक हो गई, तो उस सघन बिंदु पर ऊर्जा, ब्रह्मांड में नहीं, उस सघन बिंदु पर ऊर्जा इतनी अधिक हो गई कि वो स्थिति विस्फोट की हो गई, अर्थात वहां पर विखंडन की स्थिति आई। अभी विस्फोट नहीं, सॉरी, विखंडन। ठीक, विस्फोट और विखंडन में अंतर है। अभी वहां विखंडन हुआ और वहां से जो सघन बिंदु का केंद्र था वहां से पदार्थ अलग होने लगे, बिखरने लगे। ठीक, बिखराव के समय भी उनसे, जब वो बिखर रहे थे उस समय भी ऊर्जा का जन्म हो रहा था और उसका परिणाम क्या हुआ कि इस सघन बिंदु के चारों तरफ एक महाविस्फोट की घटना होती है।
तृतीय अवस्था में क्या है, एक सघन बिंदु के चारों तरफ बिखराव विखंडन की अवस्था में एक महाविस्फोट की अवस्था होती है। और विस्फोट नहीं कहा गया, महाविस्फोट कहा गया। तो जब एक विस्फोट होता है तो आप सोच लो जिस स्थान पर विस्फोट होता है वहां की चीजें कितनी दूर तक बिखर जाती हैं। और महाविस्फोट हुआ होगा वो भी ब्रह्मांड जैसे असीम ऊर्जा के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से वह विस्फोट बहुत भयंकर रहा होगा। और वहां से जो पदार्थ उस बिंदु से, जिस बिंदु पर विस्फोट हो रहा होगा वहां से पदार्थ कितनी दूर तक, कितनी काफी दूर तक वो बिखर गए होंगे, इसका अनुमान लगाना एक असंभव नहीं तो कठिन कार्य अवश्य। ठीक, तो इस तरह से तृतीय अवस्था में जो वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, मेरे स्वयं के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा जो बताया गया, उन्होंने कहा कि तीसरी अवस्था में महाविस्फोट की अवस्था होती है। और ये चौथे फिगर में इस तरह के बिखराव को दिखाया गया। किसके पश्चात, महाविस्फोट के पश्चात। महाविस्फोट के पश्चात इस तरह से ब्रह्मांड के तत्व बिखर जाते हैं। बातें क्लियर। अब जब बिखरते हैं तो इसमें देखिए कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े तत्व हैं और कुछ छोटे तत्व हैं। तो निश्चित रूप से जो ब्रह्मांड का एक कॉमन नियम भी है कि जो बड़े पिंड होते हैं वो अपने आसपास के छोटे पिंडों को अपने में आत्मसात कर लेते हैं। ठीक, जैसे जब ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होते हैं, जो बड़े बड़े कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों को अपने में आत्मसात करके अपना आकार बढ़ा लेते हैं अपनी ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ भी घटना होती है। बिखराव के बाद फिर से संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जो बड़े तत्व हैं, जो बड़े पिंड हैं वो छोटे छोटे पिंडों को अपने में आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। ये अवस्था है संलयन की, अर्थात देखा जाए तो ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ। ठीक, तो इस तरह से संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और ऊर्जा का जन्म तो होगा ही। तो संलयन की प्रक्रिया है, ऊर्जा का जन्म है। ठीक, अंतिम अवस्था में इसी संलयन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आकाश गंगाओं का, तारों का और अन्य आकाशीय पिंडों का जन्म होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इन 6 अवस्थाओं के माध्यम से बिग बैंग थ्योरी को चार्ल्स लैवेंट्रियर या अन्य विद्वानों ने, खासकर रॉबर्ट वेगनर ने समझाने का प्रयास किया है, जिसको हमने स्वतः के बनाए गए इस रैखिक प्रदर्शन के आधार पर आपको समझाने का प्रयास किया है। ये फिगर उन विद्वानों ने ही नहीं बनाया, उनके कॉन्सेप्ट के आधार पर इस फिगर को स्वतः रैखिक प्रदर्शन के लिए आपकी समझ को अच्छे से विकसित करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक, आगे होता क्या है कि जब ये प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक, तो ब्रह्मांड का निर्माण यही नहीं रुकता, ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक, लगभग 100 मिलियन लगभग 1000 मिलियन वर्ष के पश्चात इस घटना के लगभग 1000 मिलियन वर्ष पश्चात जिस तरह से वर्तमान में तारे और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है वो निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई है। इस घटना के 1000 मिलियन वर्ष के पश्चात वर्तमान जो तारों की स्थिति है और आकाश गंगाओं की स्थिति है उस प्रकार की प्रक्रिया हमारे ब्रह्मांड में निर्मित होनी शुरू। इतनी बात क्लियर। अब आगे वैज्ञानिक बताते हैं कि ये जो विस्फोट की प्रक्रिया, ये जो महाविस्फोट हुआ है, ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। यही ट्विस्ट है सिद्धांत, याद रखिएगा। ये तो क्यों रट लेना सिद्धांत, लेकिन आगे वैज्ञानिक बताते हैं ये महाविस्फोट की घटना और उसके बाद की ये सारी घटनाएं एक बार नहीं पुनः संपन्न हुई और उनसे फिर अन्य तारों, अन्य आकाश गंगाओं, एक साथ सारी आकाश गंगाएं ना बनी ना एक साथ सारे तारे बने, क्रमशः क्रमिक विस्फोट के पश्चात, और विस्फोट का कोई समय नहीं पता था कि ये विस्फोट इतने समय बाद हो। ठीक, तो उसके पश्चात फिर से तारों, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और इसी प्रक्रिया के फिर से कह सकते हैं फिर से विस्फोट के बाद तब वर्तमान में जो ग्रह है या अन्य आकाशीय पिंड है उनका निर्माण संपन्न होता है। तो इसकी पुष्टि इस आधार पर, आकाश गंगाओं के विस्फोट के आधार पर अब हमारी चीजों, जैसे हमने कहा था इसके पहले वाले वीडियो में जब ब्रह्मांड की चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, क्यों? क्योंकि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। उसको डॉपलर थ्योरी के द्वारा प्रूव करने का प्रयास किया गया। फिर यहाँ भी यही बात आती है, एक विस्फोट, एक आकाश गंगा का निर्माण, दूसरा विस्फोट होगा तो उसको दूसरी आकाश गंगा रिप्लेस करेगी, विस्तार होगा। ठीक, तीसरा विस्फोट, फिर नई आकाश गंगा का निर्माण हुआ, फिर उसने अपना स्थान घेरा। तो इसलिए आकाश गंगाओं के मध्य के बीच की दूरी बढ़ती गई और हमारे ब्रह्मांड का विस्तार भी होता चला गया। ठीक, इस बात को नासा ने 2001 ईस्वी में मैप अन्वेषण के आधार पर, इसके आधार पर मैप अन्वेषण, मैप शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोवेव एलिस्ट्रॉपिक प्रोब के माध्यम से, ठीक, समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रमाणित किया है कि वर्तमान में ही आकाश गंगाओं की मध्य की दूरी बढ़ रही है और हमारा ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को इन रैखिक प्रदर्शनों के माध्यम से आप इसके महत्वपूर्ण बिंदु को समझ गए होंगे। ठीक, बाकी अन्य खंडों की चर्चा, खासकर तारे और उसका जन्म, ब्लैक होल थ्योरी, इन सबको बहुत अच्छे से और बहुत आकर्षक ढंग से आपको अन्य वीडियो में समझा